हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ और किस प्रकार से उन्होंने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सभी टेरिटरीज में नेपोलियनिक कोड को मतलब सिविल कोड्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। पिछले लेक्चर में हमने टोटल 7 नेपोलियनिक कोड्स के बारे में डिटेल में समझा था। आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि नेपोलियनिक कोड्स और नेपोलियन बोनापार्ट के तरफ लोगों के किस प्रकार के रिएक्शंस रहे। हमारे आज के लेक्चर का नाम है द नेपोलियनिक कोड रिएक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द नेपोलियनिक कोड रिएक्शंस, जहां पर हम दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि नेपोलियनिक कोड और नेपोलियन के तरफ देखे गए। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक दिया गया है। इसके साथ साथ हम आज के इस लेक्चर में यहाँ पर दी गई पेंटिंग को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं नेपोलियनिक कोड के पॉजिटिव रिएक्शन के बारे में। जब नेपोलियनिक वॉर्स शुरू हुई और धीरे धीरे नेपोलियन डिफरेंट टेरिटरीज को जीतने लगा, तो उसके बाद वो नेपोलियनिक कोड को हर टेरिटरी में इम्प्लीमेंट करने लगा, जिसके बाद कई सारे लोग ऐसे थे जो कि नेपोलियन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, क्योंकि उन्हें नेपोलियनिक कोड का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ये लोग कौन थे और किस प्रकार के रिएक्शंस इनके आए, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन कुछ ऐसे लोग थे जिनके काफी सारे पॉजिटिव रिएक्शंस आए नेपोलियनिक कोड और नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ नेपोलियनिक कोड के वजह से। सबसे पहले तो इन सबकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है पेजेंट्स। पेजेंट्स कौन थे? पेजेंट्स थे फार्मर्स, या जिनको हम कहते हैं किसान। ठीक है, आप सभी को याद होगा हमने पिछले लेक्चर में पेजेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो फ्यूडल सिस्टम से, सर्फडम से और साथ ही साथ मेनोरियल ड्यूज से बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, उसके बाद आर्टिशंस। आर्टिशंस कौन थे? ये क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो लोग पॉटरी का काम करते थे या जो लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते थे, गुड्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, उन सभी को हम आर्टिशंस बोलते हैं। उसके बाद है वर्कर्स। वर्कर्स मतलब कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स मतलब लेबरर्स जो कि फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में काम करते थे। और उसके बाद है न्यू बिजनेसमैन, मतलब वो सभी लोग जिन्होंने नए नए बिजनेसेस खोले थे, छोटे छोटे ट्रेड के या कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करने के। तो सोसाइटी में कई प्रकार के लोग रहते थे जिनमें से कुछ लोग ये काम भी करते थे। तो जब नेपोलियनिक कोड को लागू किया गया तो उसके बाद इन सभी लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इन सबको काफी ज्यादा फायदा हुआ कोड्स के वजह से। इनको ये महसूस हुआ कि इन्हें अब एक नई फ्रीडम मिल चुकी है, नई आजादी मिल चुकी है, जिसके वजह से इनका एक पॉजिटिव रिएक्शन देखा गया टुवर्ड्स द नेपोलियनिक कोड। अब यहाँ पे न्यू फाउंड फ्रीडम का मतलब क्या है? कौन सी आजादी इन सभी लोगों को मिली? सबसे पहले बात करते हैं पेजेंट्स की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पेजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे फ्यूडल सिस्टम से, फ्यूडल लॉज से। ठीक है, वो सर्फडम के सिस्टम से परेशान थे, मेनोरियल ड्यूज के सिस्टम से परेशान थे, जिसके वजह से उन्हें टैक्सेस देने पड़ते थे, फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी। और साथ ही साथ कई सारे फार्मर्स ऐसे थे जो कि सर्व्स थे, जो कि लीगली जुड़े हुए थे फ्यूडल लॉर्ड से। तो जब नेपोलियन आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पूरे सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब सारे ही पेजेंट्स जो थे वो आजाद हो चुके थे। अब उन्हें टैक्सेस देने की जरूरत नहीं थी, किसी के लिए लीगली काम करने की जरूरत नहीं थी, अब उन्हें एक्सप्लॉइट होने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको ये आजादी महसूस हो रही थी कि अब वो फ्रीली अपना काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो नेपोलियन से बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद बात करते हैं आर्टिशंस की और न्यू बिजनेसमैन की। तो आप सभी को याद होगा पहले गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, जिसे नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया था। अब जब ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस अबॉलिश हो गई थी तो जितने भी आर्टिशंस थे जो कि छोटा मोटा सामान बनाते थे, या फिर जो भी नए नए बिजनेसमैन थे जिन्होंने अभी अभी अपने बिजनेसेस खोले थे, या जो लोग ट्रेड का काम करना चाहते थे,
वो इजीली अपना काम कर पा रहे थे, तो उन्हें यहाँ पर एक आजादी महसूस हुई। उसके बाद अगर हम बात करें वर्कर्स की, जो फैक्ट्रीज में लेबर की तरह काम करते थे या इंडस्ट्रीज में काम करते थे, यूनिफॉर्म लॉज की मदद से, इक्वालिटी की मदद से अब इनको भी इक्वल राइट्स मिलने लग गए थे। इनके साथ भी अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था और अनफेयर ट्रीटमेंट भी अब इन सभी को नहीं दिया जा रहा था, जिसके वजह से ये सभी लोग जो थे ऐसा महसूस करने लग गए थे कि हमें आजादी मिल चुकी है और हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन कोड्स के वजह से। इन सभी लोगों में से बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे जो कि सबसे ज्यादा खुश थे और जिनका सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था नेपोलियनिक कोड्स के वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब नेपोलियनिक कोड्स को लागू किया गया तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल करने का मतलब क्या था? अब यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए थे, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम आ चुका था और साथ ही साथ कॉमन नेशनल करेंसी भी बन चुकी थी, जिसके वजह से अब ट्रेड करना इन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। मूवमेंट आसान हो चुकी थी। पहले क्या हुआ करता था, डिफरेंट रीजन्स थे और सभी डिफरेंट रीजन्स के अपने लॉज थे, अपने रूल्स थे, सबका अपना खुद का वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, करेक्ट। और साथ ही साथ हर एक रीजन की अपनी खुद की करेंसी हुआ करती थी। अब इसके वजह से क्या होता था, ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बिजनेसमैन को बहुत परेशानी होती थी, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, उनको नुकसान होता था, उनको परेशानी होती थी, कंफ्यूजन होती थी, वो इजीली ट्रेड नहीं कर पाते थे, मूवमेंट नहीं कर पाते थे गुड्स का और साथ ही साथ कैपिटल का, मनी का। ठीक है, इसीलिए जब नेपोलियनिक कोड आए तो उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन आया, उसके बाद मेट्रिक सिस्टम आया जो पहले से चलता आ रहा था और जिसको नेपोलियन ने भी आगे बढ़ाया। तो जब स्टैंडर्डाइजेशन आया, यूनिफॉर्म लॉज बने, कॉमन करेंसी बना दी गई कि हर एक रीजन की अलग अलग करेंसी नहीं होगी, पूरे एम्पायर की हम कॉमन करेंसी रखेंगे। तो इन सबके वजह से क्या हुआ, बिजनेसमैन को और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ। ठीक है, अब वो आसानी से, फैसिलिटेट का मतलब है अब वो आसानी से मूवमेंट कर पा रहे थे, एक्सचेंज कर पा रहे थे गुड्स का और कैपिटल का फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जिसके वजह से इन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो रहे थे और इसीलिए ये नेपोलियन और नेपोलियनिक कोड के काफी ज्यादा फेवर में आ चुके थे। इसके साथ साथ इनिशियली क्या हुआ था, जब लोगों ने देखा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतना ज्यादा फायदा हो रहा है और उसके बाद उन्होंने देखा कि जैसे ही नेपोलियनिक कोड्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो लोगों को एक नई फ्रीडम मिल रही है, नई आजादी मिल रही है, मेट्रिक सिस्टम आ रहा है, ट्रेड आसानी से हो पा रहा है, कितने लोगों को बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो जब बाकी के लोगों ने ये देखा, बाकी की टेरिटरीज के लोगों ने ये देखा, तो उन्होंने फ्रेंच आर्मीज को हैप्पीली वेलकम करना शुरू कर दिया अपनी टेरिटरीज में। तो यहाँ पर होलैंड, स्विट्जरलैंड और कई सारी सिटीज जैसे कि ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वॉर्सो, यहाँ पर लोगों ने खुद से फ्रेंच आर्मीज को वेलकम करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें भी आजादी मिले, उन्हें भी लिबर्टी मिले। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये सभी लोग फ्रेंच आर्मीज को और नेपोलियन को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के तरह देखने लग गए थे। हार्बिंजर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैसेंजर्स या फिर साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग थे वो फ्रेंच आर्मीज को मैसेंजर की तरह देख रहे थे, एक दूत की तरह देख रहे थे आजादी का, लिबर्टी का। मतलब उन्हें ये लग रहा था कि अब नेपोलियन आएगा, फ्रेंच आर्मीज आएगी तो लिबर्टी भी साथ में आएगी, वो आएंगे तो वो लिबर्टी को लेकर आएंगे। तो वो एक मैसेंजर की तरह, वो एक साइन की तरह देख रहे थे फ्रेंच आर्मीज को और नेपोलियन को, और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने उन्हें हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के तरह समझा और अपनी टेरिटरीज में उनको हेल्प करी, उनको वेलकम किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 ऐसे पॉजिटिव रिएक्शंस देखे या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे जिसके वजह से नेपोलियन का धीरे धीरे राइज और ज्यादा होने लग गया। अब यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस बात को लेकर कि लिबर्टी मिलेगी, आजादी मिलेगी, नेपोलियनिक कोड से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ये जो इनिशियल एंथुसियाज्म था, इनिशियल मतलब शुरुआती और एंथुसियाज्म का मतलब है एक्साइटमेंट, खुशी। तो ये जो शुरुआती खुशी थी, जो शुरू शुरू में खुशी लोगों को मिल रही थी,
ये एक्साइटमेंट उन्हें हो रही थी कि अब हमें लिबर्टी मिलेगी, ये अब धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में बदलने लग गई थी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? गुस्से में, डिसलाइक में। अभी तक लोग जो नेपोलियन को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे नेपोलियन के खिलाफ होने लग गए थे। नेपोलियन की तरफ उनका गुस्सा बढ़ने लग गया था और यहीं से ये जो पॉजिटिव रिएक्शन था, ये नेगेटिव रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एंथुसियाज्म हॉस्टिलिटी में बदल गया? चलिए ये समझ लेते हैं नेगेटिव रिएक्शन की मदद से। यहाँ पर हम 4 नेगेटिव रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं 4 ऐसे ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके वजह से इनिशियल एंथुसियाज्म लोगों का हॉस्टिलिटी में बदल गया। तो चलिए सबसे पहले रीजन को समझ लेते हैं, सबसे पहले रिएक्शन या फिर ड्रॉबैक को समझ लेते हैं। लोगों को ये उम्मीद थी कि जब फ्रेंच आर्मीज उनके टेरिटरीज में आएंगी तो वो उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम दिलाएंगी। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब क्या है? कि लोगों के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपनी सरकार को वो खुद चुन सकेंगे, उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। और यही तो बेसिक आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि हम मोनार्की को अबॉलिश करेंगे, हटाएंगे, लोगों को उनके अधिकार देंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम देंगे। तो लोग यही उम्मीद कर रहे थे फ्रेंच आर्मी से, नेपोलियन से। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा था। नेपोलियन वॉर जब होती थी, कोई भी टेरिटरी नेपोलियन जीतता था तो उसके बाद वो वहां की मोनार्की को तो हटाता था, वहां के राजा को तो नाम के लिए हटा देता था, लेकिन गद्दी पर वो खुद बैठ जाता था, जिसकी वजह से लोगों के पास अभी भी पॉलिटिकल राइट्स या पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं आई थी। लोग अभी भी किसी के अंडर ही थे, अभी भी उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। इनिशियली क्या हो रहा था? लोगों के अंदर एक्साइटमेंट थी कि लिबर्टी आएगी। उसके बाद जब न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स लाया नेपोलियन, तो उसके बाद लोगों को लगा कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, तो उनका ध्यान जो था वो भटक गया। उन्हें ये नजर आ रहा था कि कोर्ट्स के वजह से उन्हें फायदा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी ज्यादा सिंपल हो गई है। लेकिन धीरे धीरे उनको ये रियलाइज हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा हुआ है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें अभी तक नहीं मिली। अभी भी हमारा राजा जो है वो तो नेपोलियन ही है। तो यहाँ पे उन्हें ये समझ आ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पॉलिटिकल फ्रीडम हैंड इन हैंड नहीं चल रही है, उनके साथ अन्याय अभी भी हो रहा है। और इस रियलाइजेशन की वजह से लोग जो थे वो गुस्से में आ गए थे और वो खिलाफ हो गए थे नेपोलियन के। उसके बाद दूसरा रीजन क्या था? इंक्रीज्ड टैक्सेशन। लोगों के लिए टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए थे। अब जब नेपोलियनिक वॉर्स हो रही थी तो लार्ज स्केल वॉर्स के लिए पैसे की जरूरत होती थी। तो नेपोलियन यहाँ पे क्या कर रहा था? लोगों से और भी ज्यादा टैक्सेस वसूल कर रहा था, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर बर्डन और ज्यादा बढ़ चुका था। पेजेंट्स को ये लगा कि एक तरफ आपने फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, हमारे लिए टैक्सेस को वहां पर खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया है बाकी चीजों में, तो हमारे ऊपर तो बर्डन और ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसी इंक्रीज टैक्सेशन के वजह से भी लोग जो थे वो नेपोलियनिक कोड के और नेपोलियन के खिलाफ हो गए। थर्ड रीजन क्या था? सेंसरशिप, मतलब कि पाबंदी। लोगों का जो फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके ऊपर अब पाबंदी लगाई जा रही थी। कोई भी व्यक्ति नेपोलियन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। अब क्या होता है, जब किसी के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो वो अपनी मनमानी करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाए, और यही यहाँ पर भी हो रहा था। सेंसरशिप लगाई जा रही थी, पाबंदी लगाई जा रही थी लोगों के विचारों पर। आप क्या लिखेंगे, आप क्या छापेंगे, किस तरीके की न्यूज पब्लिश होंगी, किस तरीके की पेंटिंग्स पब्लिश होंगी, लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, उन सभी पर अब रोक टोक लगाई जा रही थी। आप कुछ भी नेपोलियन के खिलाफ या उसके सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। तो जो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो भी उनसे छीनी जा रही थी, जिसके वजह से भी लोग अब हॉस्टाइल होते जा रहे थे टुवर्ड्स नेपोलियन बोनापार्ट। लास्ट रीजन यहाँ पे क्या था? फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। फोर्स्ड का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? भर्ती करना। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा था? लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मीज में भर्ती किया जा रहा था वॉर्स लड़ने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फ्रेंच आर्मीज की जरूरत थी, बहुत ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत थी। तो फैमिली से बोला जा रहा था कि हर एक फैमिली से कुछ लोग होंगे, कुछ मेल मेंबर्स होंगे जो कि वॉर लड़ेंगे, जो कि फ्रेंच आर्मी का हिस्सा बनेंगे।
तो फोर्सफुली लोगों को अब भर्ती कराया जा रहा था आर्मी में, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स लोगों को प्रॉब्लम थी। और इसी वजह से यहाँ पर भी लोग जो थे वो हॉस्टाइल हो चुके थे टुवर्ड्स नेपोलियन, और अब वो चाहते थे कि नेपोलियन जो है वो पावर से हट जाए। और इन्हीं 4 रीजंस के वजह से डाउनफॉल भी आया नेपोलियन बोनापार्ट का, क्योंकि लोग ही अब नेपोलियन के खिलाफ हो चुके थे। तो यहाँ पर वो कौन से 4 ड्रॉबैक्स थे? सबसे पहले तो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, उसके बाद इंक्रीज टैक्सेशन, थर्ड सेंसरशिप, एंड फोर्थ फोर्स्ड conscription इनटू द फ्रेंच आर्मीज। तो यहाँ पे हमने चारों नेगेटिव रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया है। इस टॉपिक से कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीकों से। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों बोला गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट के लिए या फिर नेपोलियनिक कोड के लिए काफी मिक्स्ड रिएक्शंस थे लोगों के लिए। तो वहां पर आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रिएक्शंस के बारे में लिख कर आएंगे। आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या 4 ड्रॉबैक्स थे नेपोलियनिक कोड के, तो वहां पर आप ये 4 रीजंस या ये 4 ड्रॉबैक्स लिख कर आएंगे। तो ऐसे कोई भी अगर सवाल आपसे पूछे जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन से रिलेटेड, तो वहां पर यही आंसर्स आप लिख कर आएंगे। तो इसी के साथ हमने दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन समझ लिए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक पेंटिंग दी गई है जिसका नाम है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। तो चलिए इस पेंटिंग को डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पेंटिंग को किसने बनाया है? इस पेंटिंग को बनाया है एक जर्मन आर्टिस्ट ने, जिनका नाम है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। ठीक है, तो ये कौन है? ये एक जर्मन आर्टिस्ट है। और इस पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है? इस पेंटिंग का विषय क्या है? ऑक्यूपेशन ऑफ अ टाउन इन जर्मनी बाय द फ्रेंच आर्मीज। तो इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे फ्रेंच आर्मीज ने जर्मनी के एक टाउन को कैप्चर किया था, ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने भी आपको ये पर्पल और ब्लू जैकेट्स में लोग दिखेंगे, ये सब फ्रेंच आर्मीज के लोग हैं, मतलब कि ये सभी फ्रेंच सोल्जर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये जो फ्रेंच आर्मी के लोग हैं, ये जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, ये सभी क्या है? ये ऑप्रेसर्स है। तो यहाँ पर इस पेंटिंग में फ्रेंच सोल्जर्स को पोर्ट्रे किया गया है ऑप्रेसर्स के तरह। ऑप्रेसर्स कौन होते हैं? अत्याचारी, वो लोग जो किसी पर अत्याचार करते हैं, किसी को डोमिनेट करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर कैसे पोर्ट्रे किया गया है फ्रेंच आर्मीज को, फ्रेंच सोल्जर्स को ऑप्रेसर्स के तरह? अगर आप यहाँ पर इस पेंटिंग पर देखें तो आप देखेंगे कि कैसे ये जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, ये किसानों की कार्ड्स पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें सीज करने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं उन कार्ड्स के ऊपर। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सोल्जर्स हैं, विमेन को हरास कर रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। और तीसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये किसानों को उनके घुटनों पर जबरदस्ती बिठाकर उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको भी हरास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, ये आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, आम लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर इन सभी को पोर्ट्रे किया गया है ऑप्रेसर्स के तरह। अब इसके बाद यहाँ पर इस पेंटिंग पे आप देखेंगे एक पेड़ है। ये पेड़ दर्शाता है लिबर्टी को। तो इस पेड़ को हम क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लिबर्टी। ये सिंबलाइज करता है लिबर्टी। और इस ट्री ऑफ लिबर्टी के ऊपर आप देखेंगे तो कई सारे फ्रेंच सोल्जर्स चढ़े हुए हैं, और ये एक बोर्ड यहाँ पर लगा रहे हैं जिसके ऊपर जर्मन में लिखा है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, ये लिबर्टी के पेड़ के ऊपर एक बोर्ड लगा रहे हैं जिसमें उन्होंने जर्मन में लिखा है कि आप सभी हमसे इक्वालिटी लीजिए, हमसे फ्रीडम लीजिए, हमसे इंसानियत का मॉडल लीजिए। तो एक तरीके से जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, ये जर्मन्स को बोल रहे हैं कि आप हमसे, फ्रेंच लोगों से इक्वालिटी लीजिए, फ्रेंच लोगों से लिबर्टी लीजिए, फ्रेंच लोगों से आप मॉडल लीजिए ह्यूमैनिटी का। तो यहाँ पे एक सरकास्टिक रेफरेंस, मतलब कि एक तरीके से व्यंग कसा गया है फ्रेंच लोगों के लिए, फ्रेंच सोल्जर्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो ये कहते थे कि हम लिबर्टी लेकर आएंगे यूरोप में, हम सभी लोगों को मोनार्की से आजाद कराएंगे, हम लिबरेटर्स हैं, हम आजादी लेकर आएंगे। और एक तरफ वो यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहे हैं कि आप हमसे सीखिए, हमसे लीजिए फ्रीडम, हमसे लीजिए इक्वालिटी, हमसे सीखिए इंसानियत। और दूसरी तरफ वो खुद लोगों से उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं,
लोगों को अप्रेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन्हें हरास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकास्टिक रेफरेंस दिया गया है उस क्लेम का जो कि फ्रेंच करते थे कि हम क्या है, हम लिबरेटर्स हैं जो कि सबको आजादी दिलाएंगे और मोनार्की को हम अपोज करेंगे। तो इस पेंटिंग में कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज जो है वो एक सरकास्टिक रेफरेंस कर रहे हैं टू द क्लेम ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो ये था इस पेंटिंग का मतलब। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस पेंटिंग में किन एलिमेंट्स की बात करी गई है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक जिसका नाम था द नेपोलियनिक कोड रिएक्शंस यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और सारे ही रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे और साथ ही साथ ये पेंटिंग भी आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।